हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के ट्रांसफार्मर सेक्शन से इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, एई, जेई, गेट, ईएससी, इस तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द अरेंजमेंट ऑफ द वाइंडिंग इन अ कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में किस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो ऑप्शंस है हाफ एल वी इनसाइड एंड हाफ एच वी, यानी हाई वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग आउटसाइड ऑन ईच कोर लिम, लो वोल्टेज ऑन वन कोर लिम एंड हाई वोल्टेज ऑन अदर कोर लिम, सैंडविच एल वी एंड एच वी डिस्क ऑन ईच कोर लिम, और हाफ हाई वोल्टेज इनसाइड एंड हाफ हाई वोल्टेज आउटसाइड ऑन ईच कोर लिम। तो ये होता है हाफ एल वी इनसाइड एंड हाफ एच वी आउटसाइड ऑन ईच कोर लिम। ये कैसे होता है दोस्तों, देखिए इसका डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर का टिपिकल एग्जांपल है। ये इसका कोर है, ये फ्लक्स सेटअप को दिखा रहा है। ये जो ग्रीन वाला है पोर्शन, ये एलबी प्राइमरी है, और रेड वाला पोर्शन जो है एचबी प्राइमरी है। एलबी सेकेंडरी है और एचबी सेकेंडरी है। तो इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। और ये देखिए अलग तरीके से बट जॉइंट किया गया है। यहाँ पर कोर में ये भी दिखाया गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कोर और इसके बीच में एलबी वाइंडिंग को यहाँ पर इसलिए रखा जाता है अंदर में, क्योंकि इसमें इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम होता है, आपको पता होगा, कोर और इसके बीच में। और एचबी वाइंडिंग को हम लोग बाहर की ओर लगाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, द कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग्स आर यूज्ड इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर विद डैश वाइंडिंग प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर। तो पिछले डायग्राम से हमने देखा कि एलवी वाइंडिंग को हम लोग कोर के नेक्स्ट में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कोर टाइप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द स्टील कोर इन ऑर्डर टू। स्टील कोर के एडिसेंट में रखा जाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज वाइंडिंग को। क्यों? तो उससे क्या होता है, उससे होता है हमारा मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। इंसुलेशन रिक्वायरमेंट हमारा कम हो जाता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग में सिंस लो वोल्टेज है तो उसमें इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज सब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, each of the half of the original width of the single winding with the high voltage winding in between, instead of having usual construction of low voltage winding adjacent to the core and surrounded by high voltage winding. Such interlacing of coil would make the combined primary and secondary leakage reactance in terms of primary is nearly। इसमें क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि जो अरेंजमेंट है, जैसा हमने देखा था इस ड्राइंग में, कि उसमें ये जो कोर होता है उसका पहला लेयर में एलवी वाइंडिंग होता है, उसके बाद उसके ऊपर में एचवी वाइंडिंग होता है। तो अब इस अरेंजमेंट को चेंज करके अगर इसे इस तरह से कर दिया गया कि ये जो कोर का एक सेक्शन है उसमें एलवी वाइंडिंग एक पार्ट है, उसके ऊपर एचवी है, उसके ऊपर फिर से एलवी है। तो इससे करने से क्या होता है दोस्तों कि देखिए, जो लीकेज फ्लक्स होता है, जो लीकेज रिएक्टेंस होता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है। देखिए, अगर दो एलबी के बीच में एचबी को सैंडविच किया गया है, तो पहले क्या होता था, पहले के अरेंजमेंट में एचबी वाइंडिंग आउटसाइड रहता था, तो उससे जो लीकेज फ्लक्स है वो इस तरह से फ्लो होता था बाहर में। वो ये जो लीकेज फ्लक्स है ये किसी से भी इंगेज नहीं होता था। अंदर एलबी वाइंडिंग और एचबी वाइंडिंग का बीच का पोर्शन, उसमें तो दोनों फ्लक्स इंगेज होता था, लेकिन एचबी वाइंडिंग के आउटसाइड में जो फ्लक्स है वो किसी से लिंकेज नहीं होता था, वो एक तरह से वेस्टेज होता था। तो रिएक्टेंस का वैल्यू हाई होता था। अभी भी इसको सैंडविच कर देने से क्या होगा कि जो एच वी वाइंडिंग के बीच का जो फ्लक्स है वो ज़्यादा है, तो वो और एल वी वाइंडिंग का फ्लक्स आपस में म्यूचुअली लिंक हो जाता है। तो ये जो एच वी वाइंडिंग का जो फ्लक्स आउटसाइड है वो लीक नहीं हो पाता है, तो उससे रिएक्टेंस का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हाफ हो जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हाफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन ए पावर ट्रांसफार्मर, प्राइमरी वाइंडिंग इज ऑलवेज बाउंड विथ मेनी
टर्न्स ऑफ थिन वायर क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग को कैसे क्या वाउंड किया जाता है। तो कोई भी ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ये डिफाइंड नहीं होता है। जैसे देखिए, ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर में ऑलवेज लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है। हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में लो वोल्टेज भी लगा सकते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज भी लगा सकते हैं। तो किसी भी पावर ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग डिफाइन होता है वो उसके लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग से होता है। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड देखिए, लो वोल्टेज वाइंडिंग इज ऑलवेज बाउंड विथ लेसर नंबर ऑफ टर्न्स विथ थिकर वायर। देखिए, ट्रांसफार्मर के एक्शन से आपको पता होगा कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है उसमें ये डिफरेंस होता है कि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है वो कम पोटेंशियल कैरी करता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करता है। तो ऑब्वियसली लो वोल्टेज वाइंडिंग में लेसर नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसके हिसाब से, क्योंकि जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन होता है N1/N2 इज इक्वल टू E1/E2 होता है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में अगर आप देखिएगा तो लेसन नंबर ऑफ टर्न्स होगा। लेकिन थिकर वायर क्यों होगा, देखिए हाँ, हमें पता है कि क्वेश्चन रेजिस्टेंस का जो एक फॉर्मूला होता है रो L/A होता है। अब थिकर वायर होने से क्या होता है, ये एरिया बढ़ता है, लेसन लेसन नंबर ऑफ टर्न होने से लेंथ कम हो जाता है। तो इन दोनों का कम्युलेटिव इफेक्ट से क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है तो हमारे पास जो करंट का लो वोल्टेज वाइंडिंग में जो करंट होता है वो उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होने से ही करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि वो थिकर वायर होना चाहिए उससे, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो, क्योंकि वो जो साइड में ज़्यादा से ज़्यादा करंट वो कैरी करता है, थिकर वायर होगा, ज़्यादा करंट कैरी करता है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग लेसन नंबर ऑफ टर्न से होगा, साथ ही साथ थिकर वायर से होगा, ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा करंट कैरी कर सके। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a large capacity transformer, 5% of the turns are at the end of HV winding are provided with extra insulation. Extra insulation दिया जाता है so as to provide, किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है ड्यू टू सर्जेस ऑकरिंग ड्यूरिंग स्विचिंग ऑप्शन। देखिए क्या होता है दोस्तों, जो 5% एक्सटेंडेड टर्न दिया जाता है वाइंडिंग के एंड में, वो क्या करता है कि वोल्टेज सर्ज के लिए एक लार्जर पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये एचवी वाइंडिंग है, जैसे एक टिपिकल कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि अंदर में ये एलवी वाइंडिंग है और उसके ऊपर में ये एच वी वाइंडिंग है। तो ये जो एच वी वाइंडिंग का जो लास्ट जो टर्मिनल होता है, जिससे कि हम लोग एच वी वाइंडिंग का टर्मिनेशन निकालते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये इससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का जो स्विचिंग ऑपरेशन होगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, तो उसमें वोल्टेज डेवलप होता है लार्ज स्केल पे। तो अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइंडिंग होने से उस वोल्टेज का जो पीक होता है, जो ट्रांजिएंट वोल्टेज इसको बोलते हैं, उसके लिए एक लॉन्गर पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि मेन वाइंडिंग में स्ट्रेस कम हो जाता है। तो इंसुलेशन स्ट्रेस जो होता है एचवी वाइंडिंग में, उस इंसुलेशन स्ट्रेस को वो कम करता है। तो स्विचिंग ऑपरेशन में सर्जेस जो होता है उसको कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सरफेस सफर्स अ शॉर्ट सर्किट। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का जो की जो वाइंडिंग होती है, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, द एडजॉइनिंग टर्न्स ऑफ द सेम वाइंडिंग, यानी कि या तो एचवी वाइंडिंग है या तो एलवी वाइंडिंग है, उसका जो एडजॉइनिंग टर्न होता है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, तो वो एक एट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो क्या फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से दोस्तों बहुत ही लार्ज करंट फ्लो करता है। तो सपोज ये वाइंडिंग है, इस तरह की वाइंडिंग है, तो तो उस वाइंडिंग का जो टर्न्स होता है टू टर्न्स के बीच में, वो सिंस वो बहुत ही हाई करंट फ्लो करता है, उससे क्या होता है कि इन दोनों वाइंडिंग के बीच में अगर हाई करंट फ्लो करेगा तो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसमें लगेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under short circuit condition, the windings of a transformer having 5% impedance will experience the radial force. शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग जो है 5% इम्पीडेंस होने से क्या रेडियल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करें दोस्तों। देखिए, अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर की जो रेटेड वोल्टेज है वो V है और रेटेड इम्पीडेंस Z है, तो इसमें आई फुल लोड या रेटेड करंट वो कितना फ्लो होगा, V/Z। अब सिंस जो इम्पीडेंस दिया है तो परसेंटेज इम्पीडेंस 5% दिया है, तो आई फुल लोड उसके केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में फुल लोड क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय 5% ऑफ Z, यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स V/Z
20 टाइम्स वी बाई जेड का क्या मतलब है कि जो सेकंड सिनेरियो में करंट है वो क्या हो जाएगा 20 टाइम्स आई रेटेड, यानी कि आई फुल लोड। अब करंट 20 टाइम्स हो गया दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स का इक्वेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट स्क्वायर के। ये आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो करंट स्क्वायर के इसका मतलब है कि उसमें फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा फुल लोड के रेस्पेक्टिव में 400 टाइम्स आई स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो क्या होगा 400 टाइम्स द फुल लोड वैल्यू, यानी वाइंडिंग्स के बीच में जो फोर्स जब पहले लगता था फुल लोड वैल्यू का, उसका 400 टाइम्स हो जाएगा। फुल लोड का जो फोर्स लगता था उसके उससे 400 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर इंसुलेशन इन ए ट्रांसफार्मर इज द इंसुलेशन बिटवीन। मेजर इंसुलेशन किसे कहा जाता है? मेजर इंसुलेशन होता है एलवी वाइंडिंग एंड कोर के बीच में, और एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग के बीच में। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। माइनर इंसुलेशन क्या होता है? तो माइनर इंसुलेशन होता है टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग, यानी कि देखिए इंसुलेशन हर जगह होना चाहिए ट्रांसफार्मर में। ये जो हमारा वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग के इस टर्न और इस टर्न के बीच में भी आपस में इंसुलेशन होना चाहिए। और लेयर्स ऑफ द वाइंडिंग, वाइंडिंग के लेयर के बीच में भी। और मान लीजिए कि ये वाइंडिंग का एक लेयर है एलवी का, फिर दूसरा लेयर है उसके ऊपर एचवी का, तो इन दोनों के बीच में भी इंसुलेशन होना चाहिए। एक ही वाइंडिंग के लेयर के बीच में, कि सपोज लेयर है एलवी है तो उसका उसका लेयर के बीच में, या एचवी है उसके लेयर के बीच में। अगर एलवी और एचवी है वो तो मेजर इंसुलेशन हो जाएगा। तो एलवी एलवी के बीच में जो इंसुलेशन होता है वो टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग में, और उसका जो लेयरिंग किया गया उसके बीच में भी, टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग के बीच में भी और लेयरिंग किया गया उसके बीच में भी, ये जो दोनों पोर्शन है वो दो माइनर इंसुलेशन कहा जाएगा। तो बोथ सी एंड डी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसफॉर्मर एंड इंसुलेटिंग मटेरियल में फेल ड्यू टू। इंसुलेटिंग मटेरियल किसके चलते फेल हो सकता है? तो मॉइस्चर के चलते भी फेल हो सकता है, डस्ट के चलते भी फेल हो सकता है, और वॉइड के चलते भी फेल हो सकता है। तो एनी ऑफ द चीज, एनी ऑफ द अबव के चलते। तो मॉइस्चर के चलते क्या होता है दोस्तों, उसके बीच का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो अगर कांस्टेंट हीटिंग होती है उसमें, तो उसमें उसका जो इंसुलेशन है वो फेल हो सकता है। लाइकवाइज डस्ट जो है उसके चलते भी फेल हो सकता है, और वॉइड्स इन द वाइंडिंग उसके चलते भी फेल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर का क्या हो जाएगा फंक्शन? टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, जो बोथ दोनों प्रोवाइड करती है। ट्रांस ऑयल ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर, देखिए जो टिपिकल ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, उसको पूरा का पूरा हम लोग ऑयल में डिप करते हैं। आगे हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह का होता है। पूरा ऑयल में वो डिप रहता है, उसके बाद फिर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दो ऑयल क्या करता है, इंसुलेशन भी और कूलिंग भी दोनों प्रोवाइड करता है। द कलर ऑफ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर, तो क्या होता है वो पेल येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड हैव। क्या होना चाहिए उसका प्रॉपर्टी? लो वॉलेटिलिटी होना चाहिए, बिल्कुल सही। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए क्योंकि वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, ये भी होना चाहिए। गुड रेजिस्टेंस टू इमल्सन विद वाटर, ये भी सही है कि इमल्सिफाई ना हो वाटर के साथ। लो विस्कोसिटी प्रोवाइड गुड हीट ट्रांसफर, ये भी सही है क्योंकि हाई विस्कोसिटी होने से हीट ट्रांसफर नहीं होगा और ज्यादा हीट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन से ई ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम। ट्रांसफॉर्मर ऑयल किस चीज से फ्री होना चाहिए? तो मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए, प्राइमरी कंडीशन हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ हमिंग लेवल ऑफ द नॉइज caused in the transformer may be reduced by। तो टाइटनिंग द कोर बाय क्लैंप्स, ये होना चाहिए। तो हमिंग लेवल क्या होता है दोस्तों? देखिए आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में एक कर्व पढ़ा था, बीएच कर्व। तो बीएच कर्व में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो इसमें कॉन्स्टेंटली वो इस कर्व में मूव करते रहता है। तो उससे क्या होता है, मैग्नोस्ट्रिक्शन जो फिनोमिना होता है, उसके चलते उसमें हमिंग साउंड क्रिएट होता है। तो उसको हम लोग टाइटनिंग ऑफ कोर बाय क्लैम्प्स, क्लैम्प से टाइट कर सकते हैं। उससे हम लोग नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर एंड वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आर पुट इन स्टील टैंक इन ऑर्डर टू। स्टील टैंक में क्यों रखा जाता है? तो उसे रखा जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड प्रोवाइड एडिशनल कूलिंग, इसी के लिए हमें स्टील टैंक में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेटर
इज यूज, कंजर्वेटर क्यों यूज किया जाता है? तो कंजर्वेटर को जो यूज किया जाता है उसका पर्पस होता है तो टेक अप द एक्सपेंशन ऑफ ऑयल ड्यू टू टेम्परेचर राइज। ऑयल के एक्सपेंशन को प्रोवाइड करने के लिए। क्यों होता है एक्सपेंशन? क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही ऑयल हीटअप होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो एक्सपेंड होना शुरू होता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कंजर्वेटर होता कैसा है। देखिए, ये है ड्राइंग जो एक ट्रांसफार्मर की है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बुशिंग है। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर का मेन सरफेस है, ये है ऑयल। ठीक है। अब ये जो पूरा ऑयल है इससे होते हुए इसको कहते हैं कंजर्वेटर। ये होता है कंजर्वेटर, वहां पर जाता है। इसमें कुछ पार्ट एयर का रखा जाता है। होता क्या दोस्तों, कांस्टेंट ऑपरेशन में क्योंकि लोड चेंजेस भी होता है, ये जो ऑयल कॉन्स्टेंटली हीटअप होता रहता है, तो इसका जो हीटअप होने से क्या होगा, और उसके बाद लोडिंग कम होने से वो कूल भी होता रहता है। तो हीट होने से आपको ऑयल का प्रॉपर्टी पता है, वो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करता है तो ये ऑयल यहाँ से होते हुए ये कंपोनेंट होता है बुकोल्स रिले। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये फॉल्ट डिटेक्ट, बेसिकली रिले होता है जो फॉल्ट डिटेक्ट करता है, सेंस करता है। रिलेज के बारे में मैंने इसी चैनल में वीडियोस बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि रिले क्या होता है। वो एक्सपेंड करता है, जब एक्सपेंड करता है तो ये ऑयल इस टैंक में एक्सपेंडेड ऑयल आता है। वो ऑयल होता है तो इस टैंक में वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेगा, तो वो उसका जो जो लेवल है वो बढ़ता है। अब उसका लेवल बढ़ता है तो क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर का जो एयर होता है इंट्रैप्ट, वो जो है बाहर की ओर आता है ब्रीदर के थ्रू होते हुए, और वो बाहर में कांटेक्ट करता है। फिर ब्रीदर के बारे में हम लोग देखते हैं कि उसमें सिलिका जेल लगाया जाता है, आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो ये बेसिकली ये कंजर्वेटर टैंक टैंक होता है, तो वो एयर को आउटसाइड ब्रीथ कर देता है। बुको जिले के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होता है। तो इस तरह का बेसिकली कंजर्वेटर होता है यहाँ पर, जो एक ड्रम के शेप में होता है। वो जो कंजर्वेटर होता है इस तरह का ड्रम के शेप में होता है। ये 2D व्यू है इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। बैक साइड में अगर आप इसे देखिएगा तो वो इस तरह से होता है, एक ड्रम के जैसा होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ द लार्ज पावर ट्रांसफार्मर। लार्ज पावर ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शनल फीचर के बारे में बोला गया है। द कंजर्वेटर यूज टू मेंटेन द लेवल ऑफ ऑयल इन ट्रांसफार्मर टैंक। बिल्कुल सही, जैसे मैंने बताया था कि ऑयल एक्सपेंड होता है तो एयर उससे बाहर जाता है, तो और ऑयल कूल होता है तो फिर वो एयर ब्रीथ होकर अंदर आता है ब्रीदर के थ्रू, तो लेवल ऑफ ऑयल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इसमें है द बुशिंग यूज टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर इंसुलेशन अगेंस्ट लाइटनिंग वोल्टेज। ये भी बिल्कुल सही है। नहीं, बूशिंग लाइटनिंग वोल्टेज के अंदर नहीं, लाइटनिंग वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर होता है। तो बूशिंग तो नहीं होता है। ये बूशिंग तो ये नॉर्मल जो हमारा इंसुलेशन रहता है उसके ये में अगेंस्ट में होता है कि ट्रांसफार्मर के बॉडी पे जहाँ से वोल्टेज आता है, जहाँ से वोल्टेज जाता है वहाँ पर बूशिंग्स प्रोवाइड किया जाता है। तो वो ट्रांसफार्मर के बॉडी को इंसुलेट करके रखता है मेन वोल्टेज से। तो जो है हमारा बुशिंग तो लाइटनिंग वोल्टेज के लिए नहीं, उसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर होता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर का शेप इस तरह से होता है दोस्तों। ये जो है ट्रांसफार्मर के बॉडी के आउटसाइड में जहाँ से मेन पावर सप्लाई आता है पावर ट्रांसफार्मर में, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है जनरली 132 केवी या 222 केवी के वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट करता है। तो हाई वोल्टेज अगर उधर से आता है तो उसके पहले लाइटनिंग अरेस्टर होता है। तो क्या होता है कि सपोज अगर कभी लाइटनिंग आया तो वो लाइटनिंग अरेस्टर उसके पहले लगा रहता है, तो वो उसे ग्राउंड कर देगा। और ट्रांसफार्मर जो है हाई वोल्टेज, जो हाई लाइटनिंग वोल्टेज है उससे वो इंसुलेटेड रहता है, तो वो उसके लिए रहता है लाइटनिंग अरेस्टर। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत होगा। तो अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ये फोर्थ सही हो जाएगा। तो भूगोल रिले इज एन ओवर करंट रिले, ये भी ओवर करंट रिले नहीं है। ये इंटरनल फॉल्ट को कैलकुलेट करने के लिए होता है, जो कि जो हमारा जो ऑयल हीट होता है तो उसमें अगर एयर बबल बनता है तो उसको वो सेंस करके उसको ट्रिप करने का सिग्नल देता है। तो ओवर करंट तो नहीं होगा इसमें। सिल्का जेल इज यूज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, बिल्कुल सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब है कि इसमें 1 और 4 ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पावर ट्रांसफार्मर द ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। ब्रीदर को क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो ब्रीदर को प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए? तो प्रिवेंट इंग्रेस ऑफ मॉइस्चर विथ एयर। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि ब्रीदर होता कैसा है। देखिए ये है हमारा ब्रीदर, इसके अंदर होता है सिलिका जेल। ये जो ब्रीदर होता है जो कंजर्वेटर टैंक से लगा रहता है, कंजर्वेटर टैंक इस तरह रहता है, उसके आउटसाइड पार्ट से होते हुए उसे उसके इनसाइडली कनेक्टेड रहता है, और ऐसे इस तरह से ब्रीदर कनेक्टेड होता है। तो देखिए
ये जो कनेक्टिंग फ्लैंज है, यहाँ से जो एयर कंजर्वेटर से जो एयर आता है वो आता है, उसके बाद वो सिलिका जेल के थ्रू होके जाता है, और ये जो एयर इनलेट है वो यहाँ पर दिया हुआ रहता है, वो यहाँ से होते हुए एयर इनलेट होता है, अंदर की ओर जाता है। तो क्या होगा कि जब ऑयल का लेवल बढ़ेगा तो एयर इधर से होते हुए ये ब्रीद आउट होगा, ऑयल का लेवल घट जाएगा तो एयर इधर से होते हुए अंदर की ओर जाएगा, और बीच में रहेगा सिलिका जेल जो कि हाईली मॉइस्चर कैपेबल होता है। तो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या होता है कि वो मॉइस्चर को यहाँ पर ट्रैप कर लेता है, तो ड्राई एयर अंदर जाता है और ड्राई एयर बाहर आता है, इसलिए इसे ब्रीदर कहते हैं, जो ब्रीथ करने के लिए, जो ट्रांसफार्मर को ब्रीथ करने के लिए फैसिलिटेट करता है। अभी देखिए नेक्स्ट इसमें है क्या, ये है हमारा ये है हमारा बुखोज रिले। अभी देखिए कंजर्वेटर टैंक जो है, जो मेन ट्रांसफार्मर का जो बॉडी होता है उसके और कंजर्वेटर टैंक के बीच में बुखोज रिले लगा रहता है, यहाँ पर कहीं बुखोज रिले लगा रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक से ये यहाँ आया और ये कंजर्वेटर की ओर जा रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें दो तरह के लिमिट स्विच होते हैं, एक जो होता है अलार्म सर्किट के लिए, एक होता है ट्रिपिंग सर्किट के लिए। नॉर्मली जब ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होता है उसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है, या उसमें मॉइस्चर के चलते कभी बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सपोज कीजिए हीटिंग के चलते अगर ऑयल हीटिंग के लिए बबल्स आता है यहाँ पर, तो वो जो जब माइनर बबल्स होता है, क्योंकि टेम्परेचर का ऑयल जब माइनरली बढ़ता है तो छोटे छोटे बबल्स आते हैं, तो वो ऊपर की ओर राइज करते हैं, राइज करते करते वो यहाँ पर हिट करते हैं। यहाँ पर हिट करने से क्या होता है कि ये जो लिमिट स्विच है, ये जो लिमिट स्विच है, मेन लिमिट स्विच, ये ऑपरेट होता है। तो ये अलार्म सर्किट को जनरेट करता है। ये लिमिट स्विच किसके लिए होता है, अलार्म सर्किट के लिए, जिसे वो बताता है ट्रांसफार्मर में। ये जो अलार्म सर्किट है वो किसी कॉन्टैक्ट से कनेक्टेड होता है, और वो जो स्काडा सिस्टम से थ्रू होते हुए जो हमारा मेन कंट्रोल रूम होता है, अगर हमारा प्लांट होता है तो उसके मेन कंट्रोल रूम में वो अलार्म देता है कि ये बुकोज रिले अलार्म दे रहा है कि देर इज अ सम मॉइस्चर, देर इज सम एयर बबल इनसाइड बुकोज रिले। तो उससे क्या होता है कि उसे अलार्म देता है। ट्रिपिंग का तो उससे ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं होता है, हमें पता चलता है कि हाँ ट्रांसफार्मर ऑयल हीटिंग के चलते कुछ कुछ एयर बबल बाहर आया है। अभी देखिए, अभी सेकंड केस क्या होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा ऑयल हीट हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा रेट से या बहुत ज़्यादा फास्टर रेट से ये पार होता है, ये फ्लो होता है। तो क्या होता है, वो उस ऊपर जाने के बजाय वो इस डायरेक्शन में बहुत ही रैपिड फोर्स लगाता है। रैपिड फोर्स यानी बहुत ही फास्ट पेस में ये बबल फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने से क्या होता है कि ये जो लिमिट है वो ऑपरेट होता है और वो ट्रिप सर्किट की ओर चला जाता है। ट्रिप सर्किट की ओर जाने का मतलब क्या होता है कि ट्रिप सर्किट की ओर जाने का मतलब क्या होता है कि वो ट्रांसफार्मर को ट्रिपिंग सर्किट दे देगा। उससे पहले वो अलार्म जनरेट करेगा, फिर ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा, ताकि किसी तरह का अनवांटेड हीटिंग या वेरी हाई हीटिंग से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसका फंक्शन, इसका नाम होता है बुखोज रिले। ठीक है, तो ये इसका दोनों का फंक्शन होता है। ये इंटरनल फॉल्ट को से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुखोज रिले इज यूज्ड फॉर, किसके लिए होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट्स। किसके अगेंस्ट होता है, इंटरनल फॉल्ट। मैंने आपको बताया कि इनसाइड में जो एयर बबल क्रिएट होता है उससे फॉल्ट को बचाने के लिए बुकोज रिले का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड इन अ ब्रीथर ऑफ ए ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ, तो एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर आपने देखा है, सिलिका जेल उसमें कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लार्ज पावर ट्रांसफार्मर अ कंजर्वेटर ड्रम इज प्रोवाइडेड अबव द कंप्लीटली ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर टैंक and connected to it by a short pipe. The conservator drum is linked to external air through a breather. What is the purpose of providing the conservator? तो कंजर्वेटर का पर्पस क्या होता है, कंजर्वेटर का पर्पस होता है टू अकोमोडेट चेंज इन ऑयल लेवल ड्यूरिंग लोड साइकिल। हमने बताया था कि लोड साइकिल के अकॉर्डिंगली जो है ऑयल लेवल चेंज होता है। क्या होता है दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर का लोडिंग होता है तो ऑयल हीटअप होता है, तो ऑयल लेवल बढ़ता है। उसके बाद जब ट्रांसफार्मर कूल होता है या लोडिंग कम होता है तो ऑयल लेवल डाउन होता है, तो उसको कंजर्वेटर टैंक मेंटेन करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग में क्या स्टेटमेंट सही है, तो द फंक्शन ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट इज टू सस्टेन अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द कोर, बिल्कुल सही है। अल्टरनेटिंग फ्लक्स को सस्टेन करने के लिए मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को वो होता है क्या दोस्तों कि नो लोड कंपोनेंट का दो पार्ट होता है, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है आई म्यू, और एक कोर लॉस कंपोनेंट होता है आई सी। जो आई म्यू होता है वो जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज होता है उससे 90 डिग्री पर लैग करता है,
तो इसको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं। और इन दोनों का जो फेजर सम होता है वो नो लोड करंट होता है आई नोट। तो और कोर लॉस का जो कंपोनेंट होता है वो इन फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज होता है। ये फ्लक्स को सेटअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नो लोड करंट जनरली ट्रांसफार्मर केस में क्या होता है 2 to 5% होता है। हम लोग आगे चल के देखेंगे इंडक्शन मशीन के केस में यही जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट होता है वो ज़्यादा होता है, वो 30% के करीब होता है। इस ट्रांसफार्मर में एक स्टैटिक डिवाइस है तो इसमें IMU की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला तो क्वेश्चन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड कोर लॉसेस ओनली। बिल्कुल नहीं। शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है उसको हम लोग किसके लिए करते हैं, उसको हम लोग कॉपर लॉस यानी कि कॉपर लॉस को निकालने के लिए I²R लॉसेस को निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ ब्रीदर ऑफ इन अ ट्रांसफार्मर इज टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर इंटर्स द ट्रांसफार्मर। बिल्कुल सही, हमने प्रीवियस डायग्राम्स में देखा था सिरका जेल होता है। तो इसका मतलब 2 सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही है, बी ऑप्शन सही है। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। द स्लज फॉर्मेशन इन अ ट्रांसफार्मर, द स्लज फॉर्मेशन इन अ ट्रांसफार्मर ऑयल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्लज फॉर्मेशन किसके लिए होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, हीटिंग से ऑक्सीडेशन होता है, उससे क्या स्लज फॉर्मेशन होता है। तो ये इस सेशन का टोटल क्वेश्चन हो गया दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।